गुड मॉर्निंग। आई थिंक आज होमवर्क तो कुछ है नहीं, है ना? लास्ट क्लास में कोई प्रॉब्लम मैंने घर के लिए तो नहीं दिया था, है ना? तो डिटर्मिनेंट के कुछ आइडिया को कंटिन्यू करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई। मैं, हाँ दिख रहा है भाई। ठीक है, मैं दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। सिर्फ क्वेश्चन वन देखा है टेस्ट जेई का, ठीक है ना? बस एक ही क्वेश्चन देखा। आज आज समय निकाल करके आज देखूंगा। तो इफ आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई टू डिटर्मिनेंट्स, तो बहुत सिंपल सी बात है कि दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लो। वन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू टू, फॉर एग्जाम्पल वन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू थ्री, तो देयर प्रोडक्ट इज सिक्स, है ना? यही तरीका हुआ ना दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, एक डायरेक्ट मेथड टू राइट प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट इनटू अ डिटर्मिनेंट डायरेक्टली। तो तुम लोग तो मैट्रिसेस पढ़े हुए लोग हो ना? आ, तो पहली बात तो ये कि मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूं दैट इज फॉर इक्वल ऑर्डर। दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल ऑर्डर का है तो तुम ये तरीके को अप्लाई कर सकते हो। तो व्हाट यू डू इज, ठीक, वैसे तो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने के देर आर फोर वेज। रो और अगले का कॉलम, है ना? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई हो करके सम करते जाओ। ठीक है, तो यू कैन गो बाय दिस प्रोसेस, रो बाय कॉलम, पहले का रो अगले का कॉलम, या फिर यू कैन गो बाय रो। तुम जा सकते हो कॉलम बाय रो, और तुम जा सकते हो कॉलम बाय कॉलम। ठीक, ये चार तरीके हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही तरीके पर स्टिक करता हूं एंड दैट इज दिस। और तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि इन मैट्रिसेस केवल एक ही तरीका होता है दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का, कि जो भी आईजे एलिमेंट निकालना होता है। आईजे एलिमेंट से मतलब समझ रहे हो? आईजे एलिमेंट से मतलब है आईएथ रो जेथ कॉलम। तो तुम लोग मैट्रिक्स पढ़े हो, आई नो, है ना? कि फर्स्ट मैट्रिक्स का आईएथ रो लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स का जेथ कॉलम लेते हैं और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके सम करते जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके को मैं डिटरमिनेंट पे भी अप्लाई करता हूं। तो अब देखते जाओ। दिस एलिमेंट, मानते हो दिस इज वन वन एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाओ। अब इसी तरह से दिस सेकंड एलिमेंट, ठीक है, तो दिस सेकंड एलिमेंट इज व्हाट? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाओ।
बस अब तो तुम फॉलो कर गए, ठीक है। नाउ दिस थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। बस अब मैं कोई एक एलिमेंट और बना के दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल दिस एलिमेंट, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट का मतलब समझ रहे हो, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाओ। लाइक दिस, ठीक। तो एक्चुअली ये जो भी है ना, यही सेम तरीका तुम लोग मैट्रिक्स में फॉलो करोगे। तो डिटरमिनेंट में तुम लोग समझ पा रहे हो कि मेरे पास ये चार तरीके क्यों अवेलेबल थे। उसका कारण ये था कि तुम डिटरमिनेंट में जानते हो कि अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट रिमेन्स अनअफेक्टेड। सही है। तो बात क्लियर, ठीक है। और या फिर तुम ये भी कह सकते हो कि सर डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, D1 इंटू डी टू इज इक्वल टू D2 इंटू D1, है ना। क्योंकि डिटरमिनेंट इज ए वैल्यू, दिस ऑल्सो इज द वैल्यू। तो चाहे 2 इंटू 3 करो, चाहे 3 इंटू 2 करो, आंसर एक ही है, ठीक। तो मैंने तुमको अपना तरीका बता दिया। मैं इस आइडिया पर स्टिक करता हूं। मैं सारे क्वेश्चन बस इसी मेथड से करता हूं। पहले डिटर्मिनेंट का रो और अगले का कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करके सम। तो अब ये जो थॉट मैंने बताया है, एक्चुअली ये थॉट इस तरह से कभी नहीं आता कि दो डिटर्मिनेंट दे दिए और कहा मल्टीप्लाई करो। उल्टा आता है कि सर एक भयानक सा डिटर्मिनेंट लिखा था और उस भयानक डिटर्मिनेंट को मैंने क्या किया, मैंने उसे पहचान लिया कि अरे यार ये तो दो में टूट रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं उसके पीछे अपना लाइन ऑफ थिंकिंग बता देता हूं कि मैं कैसे पहचानता हूं हाउ टू स्प्लिट इनटू टू। मैं क्या करता हूं, मैं उसका जैसे फर्स्ट रो, मैं एक रो को ध्यान से देखता हूं और उस रो में तीन नंबर्स विच आर कॉमन टू थ्री नंबर्स, ये तीनों नंबर में जो कॉमन है ना उसको आइडेंटिफाई करता हूं कि कौन से वो तीन नंबर है विच आर प्रेजेंट इन ऑल थ्री। ठीक, अभी तुम प्रॉब्लम में एप्लीकेशन देखोगे तुमको सब समझ में आ जाएगा। तो देखो मैंने आइडेंटिफाई किया कि यार A1 A2 A3, A1 A2 A3, A1 A2 A3। तो मैं ये आइडेंटिफाई करता हूं कि विच थ्री नंबर्स आर प्रेजेंट इन ऑल थ्री। और जैसे ही मुझे वो तीन नंबर दिखते हैं ना, मैं फट से कहता हूं कि यार ये जो तीन नंबर है ना, इनको फर्स्ट डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो बना दो, है ना। क्योंकि तुमको लॉजिक क्लियर है कि सर ये जो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट बनेंगे ना, उसमें ये रो कॉमन रहेगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग है टू स्प्लिट इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू। और ये तुम्हारे काम आएगा। कहां C2 आएगा यार, सही तो लिख दिया सर, C2 आएगा। कहां C2 बताओ ना, ये सही तो लिखा है, C1D2, C2E2, C3F2, सही लिखा हुआ है। रुक जाओ, कुछ एप्लीकेशन देखने दो।
करो। करो जल्दी सॉल्व करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा। हम्म, सोचो सोचो, आंसर आ जाए तो लिख देना। सही है समर्थ? इसका होता जाएगा, नेक्स्ट पे जाएगा। हाँ ठीक है रौनक, जितेश, शुभम, अनिकेत, सप्तर्षि, गुड। क्या? कल कैवल्य, कैवल्य, हाँ ओके। शरद, पयास, दीपांशु, गुड। तो इसका मतलब तुम लोगों ने मेरी भावनाओं को समझ लिया है ना। जिसका हो गया वो नेक्स्ट पर जाए। वंश, नितिन, गुड। आंसर कैसे लिखे? बहुत इजी आंसर था। तुषार, नहीं नहीं सब कुछ सही है। ठीक है, अब कंसंट्रेट करते हैं। कृतार्थ, ठीक है। आयुष, नहीं लोग डन नहीं, आंसर। अनमोल, देखो कई इतने सारे लोगों ने आंसर लिखा है। ओके, तो आई गेस कि सभी ने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि A1 B1, A1 B1, A1 B1, लेकिन ये 3x3 है, तो इसलिए तुमको 3 एलिमेंट सोचने थे। हाँ बिल्कुल ठीक, मैं सिर्फ वैल्यू पूछ रहा था, है ना। जो लोग सॉल्यूशन नहीं लिख पाए, ठीक है आदित्य, जो लोग सॉल्यूशन नहीं लिख पाए डजेंट मैटर। तो इसमें तुम, हम ऑल्सो करेक्ट, ओके। तो आई थिंक A1 B1 आर कॉमन एलिमेंट, ये तो तुमने देख लिया। तो बस बनाते जाओ, किस तरह 3x3 है ना। अभी वो ने ब्लैंक छोड़ दिया। A1 L1, B1 M1। अब यार बुद्धि लगा करके सर थर्ड नंबर जो मर्जी हो लिख दो यार, है ना। बस अब क्रिएट होता जा रहा है। A1 L2, B1 M2, यहां कुछ भी लिखो क्या फर्क पड़ता है ना। 0 into anything। A1 L3, B1 M3, नाउ A2 B2, है ना। A2 L1, B2 M1 आराम से बन रहा है। A2 L2, B2 M2, A2 L3, B2 M3, इजी। बस अब तो समझ में आ गया सब। तो फाइनल आंसर इज 0। हाँ आदित्य, देख लिया था मैंने आंसर। तुमने प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट पूरा लिख के दिखाया था ना।
हाँ क्वेश्चन 2 दिखा रहा हूँ। ठीक है रोहित, शिवांग, ठीक है ना, सभी का सही था। चौहान, 10 सेकेंड्स होल्ड कर रहा हूँ क्विकली। नहीं, 3x2 और 2x3 तो डिटर्मिनेंट ही नहीं होता, डिटर्मिनेंट स्क्वायर ऑर्डर का होता है भाई। देर इज नो सच डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3x2। नेक्स्ट, रवि अगला करो। अगले का आंसर ये नहीं है जो तुम बता रहे हो, ये पिछले का आंसर था। अब नेक्स्ट करो, लास्ट क्वेश्चन हो गया भाई। गुड, जिन लोगों का सही हुआ अच्छी बात है, अगला भी सही करके दें। करो, कॉपी करो, फिर थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएं भाई, है ना। इसका आंसर लिखने में दिक्कत आएगी तुम लोगों को, तो तुम कर लो, फिर मैं टैली कराऊंगा। आई थिंक क्वेश्चन कॉपी हो गया है ना। चलो चलो, ओके, हो गया ना लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन को सिर्फ एक टर्म से आइडेंटिफाई कर लो, a1 स्क्वायर माइनस 2a1b1 प्लस b1 स्क्वायर। तो इससे तुमने आइडेंटिफाई किया कि a1 स्क्वायर a1 स्क्वायर a1 स्क्वायर -2a1 -2a1 -2a1, वो थर्ड नंबर कौन सा कॉमन है? सही है नमन, वो थर्ड नंबर कौन सा कॉमन दिख रहा है कि सर दो a1 स्क्वायर -2a1, एंड व्हाट इज दैट थर्ड नंबर विच इज कॉमन टू ऑल? सोच के बताओगे भाई। मुझे फर्स्ट रो में थ्रू आउट दिख गया ना कि व्हाट
थ्री नंबर्स आर कॉमन टू ऑल, 1, बिल्कुल सही। तो आई थिंक a1 स्क्वायर माइनस 2a1 1, बस क्रिएट करते जाओ, a1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2a1 b1 1 इंटू b1 स्क्वायर, दिमाग में जाना चाहिए बस। अब तो समझते हो तुम, a1 स्क्वायर माइनस 2a1 b2 प्लस b2 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब तो मेरे ख्याल से तुमको समझ में आ गया कि ये सेकेंड रो और थर्ड रो क्या बनने वाली है। a2 स्क्वायर माइनस 2a2 1। अब मानते हो जो रिजल्ट्स हमने थोड़े से रिजल्ट्स रटे थे, याद है कि सर आपने कुछ डिटरमिनेंट कहा था यार याद रख लो, इसकी जरूरत बहुत बार बार पड़ती है। तो दिख रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन उसी कैटेगरी में आ रहा है ना। आई एम टेकिंग -2 आउट, -2 बाहर निकाला है, और मानते हो कि जो मैंने रटवाया था वो शायद ऐसे रटवाया था ना, 1x x स्क्वायर। तो यार इंटरचेंज कर दो ना, क्या दिक्कत है, 1x x स्क्वायर। कुछ समझ में आया? तो मेरे ख्याल से तुम फील कर गए कि सर वो जो -2 बाहर था ना, उसका माइनस एडजस्ट हो गया क्योंकि दो कॉलम इंटरचेंज हुए। और यहां तो तुम समझदार हो कि सर ये जो आपने लिखा है इसको भी हम इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। ध्यान होगा कि आई कैन इंटरचेंज रो एंड कॉलम। तो मेरे ख्याल से ये वही डिटर्मिनेंट है जो मैंने याद करवाया था, है ना, कि सर इसका आंसर तो रटा हुआ है, a1 माइनस a2, a2 माइनस a3, वो साइक्लिक आंसर, a3 minus a1 into 2, and this also is this is the final answer. 15 seconds quickly. था ना इजी? शिवम -2 बताया तो मैंने, तुमने सुना ही नहीं कि नहीं नहीं आदित्य एकदम सही आंसर है। वो -2 तुमने सुना ही नहीं ध्यान से। जब मैंने कहा था कि वो इंटरचेंज हो गए, देख ध्यान से देख, दो कॉलम इंटरचेंज हुए कि नहीं हुए, तो माइनस एडजस्ट नहीं हुआ, है ना। वो -2 बाहर आया था और एक -1 और आ गया। ठीक है, सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट। अब यार ये दोनों तो ये तो बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है। रो कॉलम इंटरचेंज करने से थोड़ी साइन चेंज होता है, कैसी बात कर रहा है, प्रॉपर्टी तो नहीं पढ़ी ठीक से। कॉपी के पन्ने वापस पलटा के देखो क्या प्रॉपर्टी लिखवाई थी। जिसके में नेगेटिव आ रहा है वो गलत कर रहा है ना। तुम्हारे सामने पूरा सॉल्यूशन लिख दिया था मैंने। अगला क्विकली, चैप्टर सीक्वेंस मत पूछो, है ना। चैप्टर सीक्वेंस जो ड्रॉपर बैच होता है ना, उसमें मैं बहुत डायनामिक चेंजेस लेता हूं एक्चुअली। तो जो क्योंकि तुम्हारा सिलेबस जो है ना वो कम समय में खत्म करना होता है, तो उसमें क्या है ना, मेरा जो है ना डिसीजंस चेंज होते रहते हैं, है ना। मुझे हो सकता है कुछ आइडिया है कि चलो ये कर लेते हैं। अरे मेरे सारे बताए हुए कंसेप्ट आते हैं यार। मैं लोगों को कह कर थक गया था कि देखो कोनिक सेक्शन में खाली टेंजेंट नॉर्मल पढ़ के जाना है, और कितने बार बोला कि यार कॉमन टेंजेंट का सवाल सबसे कॉमन है ना। क्लास में बहुत कॉमनली बोलता था कि मोस्ट कॉमन आइडिया इज कॉमन टेंजेंट, आ गया, ठीक है ना। अब उसके बाद भी लोग अगर कहें कि सर आप तो आउट ऑफ 17
हमारे 10 क्वेश्चन नहीं हुए, तो इसमें गलती, तो मैं तो फिर टोटल मानता हूं कि अब तुम बहुत ज्यादा, है ना, इग्नोरेंट थे क्लास में। जब तुमको बात बताई जाती थी तब तुम ध्यान ही कहीं और रखते थे। ओके, इसको मैं रीडिंग से बता देता हूं। 1 A1 B1 A1 B1 स्क्वायर। तो आई थिंक तुमने फिर कॉमन एलिमेंट पहचान लिया कि सर ये तो सेम क्वेश्चन है। 1 A1 A1 स्क्वायर, बस ये तो खत्म हो गया। 1 A1 A1 स्क्वायर क्रिएट करते जाओ। 1 A1 B1 A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर A1 B2 सेम क्वेश्चन राइट? सर एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम आस्क्ड इन डिफरेंट फॉर्म। अरे कितने बार बोलूंगा, माइनस नहीं है पिछले क्वेश्चन में, बहुत बार बोल दिया मैंने। ठीक है, जो आंसर पिछले क्वेश्चन का लिखा है बिल्कुल परफेक्ट है, मत बार बार बोलो कि सर माइनस इज देयर। सारे स्टेप्स लिखे थे, उसके बाद भी समझ में नहीं आ रही बात। इतने बार बता दिया है कि -2 कॉमन आया है, साथ में ये 2 को इंटरचेंज किया है, तो माइनस माइनस प्लस बन गया है। ठीक है ना, कोई फ्लॉ नहीं है उस आंसर में, बिल्कुल परफेक्ट है। बस इसका आंसर भी सेम आ गया है ना, अब की बात तो डायरेक्टली लिखा हुआ है। या इसको भी गलत कर दोगे? डन। क्विकली सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम का डिनोमिनेटर, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम। अब क्या गलत लिख दिया यार, ये सेकेंड रो ही तो है। A2 B1 A2 B2 A2 B3 सही तो लिखा है, कहाँ गलत लिख दिया? का डिनोमिनेटर में B2 होगा, B2 ही तो लिखा है, सही है ना? R1C2 R1C2, अच्छा अच्छा अच्छा, R1C2 वो तुमने सेकेंड रो बोला था पहले। हाँ बिल्कुल सही, गुड, गुड ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना? अब परफेक्ट है, थैंक यू। आगे मूव करें। ब्रेक कैसे किया ये तो यार मुझे भी नहीं पता, मैंने ब्रेक कैसे कर दिया है ना, पता नहीं, बस मैंने ब्रेक ही नहीं किया था, मुझे तो लोगों ने बताया, मैंने उन लोगों की सुन करके यहां ब्रेक कर दिया। ठीक है ना, ठीक से सुना करो क्लास में। ओके, लेट्स टेक अनदर गुड आइडिया जिसकी वजह से डिटर्मिनेंट डेवलप किया गया है ना। तो डिटर्मिनेंट जो है कंसेप्ट, ये मेनली डेवलप किया गया था टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो कंसेप्ट कॉल्ड डिटर्मिनेंट, कंसेप्ट कॉल्ड मैट्रिसेस, ये दोनों ही सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए डेवलप किए गए थे। ठीक है, इसी वजह से ये जो चैप्टर्स है इनका एप्लीकेशन इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा है। रीजन, क्योंकि इंजीनियरिंग में हम लोग मल्टीपल इक्वेशंस फेस करते हैं कि यार ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई, इतने सारे इक्वेशन बन गए, अब इतने सारे इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें? कोई 2 इक्वेशन 2 अननोन तो है नहीं, या 3 इक्वेशन 3 अननोन, है ना। तो जब नंबर ऑफ इक्वेशंस इंक्रीज तो मैनुअली तुम एंड कर जाओगे कि यार सर मुझसे तो नहीं हो रहा, ये 5 इक्वेशन 5 अननोन मुझसे तो नहीं बन रहा। ठीक है, तो उसके लिए देयर इज सम सिस्टमैटिक मेथड इज रिक्वायर्ड, जिसको कि हम लोग एल्गोरिथम जिसका लिख सकें, जिसको प्रोग्राम कर सकें।
ठीक है, तो मेनली उस आइडिया से ये डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस डेवलप किए गए थे, बिकॉज दे आर प्रोग्रामेबल, है ना। एक बार हम प्रोग्राम करके रख देंगे और फिर जस्ट हम इक्वेशन में क्या करेंगे, हम आपको बस इक्वेशन में कोफिशिएंट्स फीड कराएंगे प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये सब तुम लोग कोडिंग में जाकर के करोगे कि बस आप तो बस कोफिशिएंट फीड करो एंड प्रोग्राम रन करके आपकी इक्वेशन सॉल्व कर देगा, ठीक है। नाउ क्योंकि अभी जो हमारा, हम तो अभी मैनुअली कर रहे हैं ना, हम कोई प्रोग्राम तो कर नहीं रहे, तो इसलिए मैं आपको एन इक्वेशन एन अननोन तो सिखाऊंगा नहीं। हाँ, तुमको एल्गोरिथम बता दूंगा कि दिस इज द आइडिया, इससे कितने भी इक्वेशंस तक जाया जा सकता है, लेकिन तुम समझ रहे हो कि अभी जो एग्जाम में आएगा दैट इज अप टू थ्री इक्वेशन 3 अननोन, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो लेट अस सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर वेरिएबल x, y and z, सॉल्व फॉर x, y, z, ठीक है। a b c d दे आर नोन। अरे 1 + a1 b1 a² कैसे हुआ, हे भगवान, तुमने a³ - b³ फॉर्मूला सीखा था स्कूल में। a³ - b³ फॉर्मूला होता है a - b, और इनफैक्ट मैंने तक सिखा दिया, तुमको मालूम है रौनिक, मैंने यहाँ क्लास में लोगों को an - bn सिखा दिया यार, एंड दे नो कि सर वो होमोजीनियस पावर मेंटेन करते हुए। तो तुमने अगर a³ - b³ नहीं सीखा है कोई बात नहीं, तुमने an - bn मैंने सिखाया है, तो अप्लाई दैट, ठीक है रोनित, उस फॉर्मूले को अप्लाई करना। बताओ भाई रोनित, तुमको आंसर मिला तुम्हारे क्वेश्चन का कि सर 1 + a² b² + ab कैसे हुआ। मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारे रिप्लाई का कि तुमको उस बात का आंसर मिला कि नहीं। 1 - a³ b³ अपॉन 1 - ab इज इक्वल्स टू 1 + ab + a² b²। हाउ? ओके, तो आई थिंक दिस इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हाँ मिल गया भाई, रोनित को मिल गया, ठीक है। बाकियों को तो मैं बता भी नहीं रहा था, है ना, ये तो सिर्फ रोनित और हमारे बीच की बात थी, राइट, बाकी लोग इन्वॉल्व ना हो इसमें। ओके, टू सॉल्व फॉर x, y, z satisfying 3 equations, right, and a b c d they are known, they are given constants, okay, to solve for x, y, z। तो वैसे तो तुम लोग ज्योमेट्रिकली समझते हो, हालांकि तुम आगे जाकर के पढ़ना, है ना, आगे जाकर जब वेक्टर 3D पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग समझेंगे कि ये जो 3 इक्वेशंस हैं दे रिप्रेजेंट प्लेन्स, ओके। दिस इक्वेशन इज अ प्लेन, प्लेन, प्लेन। तो बेसिकली वी आर सॉल्विंग फॉर पॉइंट कॉमन टू 3 प्लेन्स, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ 3 प्लेन्स, ओके। तो मैं जस्ट तुमको बता दिया क्योंकि तुम इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे थे, तो मैंने बस तुमको मीनिंग समझा दिया। भाई जैसे एनसीईआरटी 10th क्लास में करता है ना कि सर 10th क्लास में 2 लीनियर इक्वेशन 2 अननोन की प्रॉब्लम में एनसीईआरटी समझाता है ना कि देखो ये स्ट्रेट लाइन होता है, फिर 2 स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन सॉल्व कर रहे हैं, वो सब समझाता है ना, बस वैसे ही मैंने समझा दिया कि ये 3 प्लेन्स हैं एंड वी आर एक्चुअली सॉल्विंग फॉर इंटरसेक्शन ऑफ 3 प्लेन्स, okay. Now this system of equation we can split, हम इसको x y z, तो मैं सीधा पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं, ठीक है। लेट्स क्रिएट एज ए फॉर्मूला समझते जाओ। डेल्टा इज अ डिटर्मिनेंट, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y, like this,
एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मैं अभी तुमको जो मैट्रिसेस का मेथड है ना वो लिखने जा रहे वाला था, ठीक है ना, तभी एक सेकंड के लिए मैं सोच में पड़ गया कि अच्छा अच्छा मैं डिटर्मिनेंट पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो रुक गया मैं। तभी तुमने देखा होगा कि मैंने थोड़ा सा पॉज लिया है ना, उसका कारण ये था कि मैं अभी इसको मैट्रिसेस का प्रोडक्ट में लिखने जा रहा था कि ये प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है। फिर एकदम से आत्मा जागी कि अरे नहीं नहीं मैट्रिक्स नहीं, वी आर डूइंग डिटर्मिनेंट राइट नाउ, ठीक है। ओके, तो समझ गए ना। फर्स्ट इक्वेशन एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड कलेक्टेड लाइक दिस। नाउ जस्ट एज ए रिजल्ट समझते जाओ। डेल्टा वन, व्हाट यू डू, डेल्टा वन में तुमको क्या करना है कि सर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, इसकी जगह कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट्स, इस तरह से लोग याद रखते हैं, और बाकी का सेम। इसी तरह से डेल्टा टू, अगेन टू डेल्टा कोफिशिएंट ऑफ वाई के प्लेस पर d1 d2 d3। and similarly delta 3 in place of z, अभी फॉर्मूला क्रिएट कर देंगे, डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री, we created determinants like them, okay। अब दिस डेल्टा वन, अब जरा डेल्टा वन पे चलते हैं, ठीक है। तो डेल्टा वन को तुमने जो भी डेल्टा वन लिखा है, हाँ दिस मेथड इज कॉल्ड क्रेमर्स रूल, ठीक है ना। तो ये जो भी हम लोग मेथड सीखने जा रहे हैं इसको क्रेमर्स रूल कहते हैं, राइट। फाइन। तो डेल्टा वन, डेल्टा वन में जो डी वन है, डेल्टा वन, डी वन को मानते हो इक्वेशन की हेल्प से आई कैन पुट कि सर ए वन एक्स बी वन वाई सी वन जेड लिख सकते हो आप। इसी तरह डी टू, इसी तरह से डी थ्री। ये पॉइंट क्लियर कि दिस इज व्हाट योर डेल्टा वन इज, राइट। अब मुझे लगता है कि तुम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो कि सर आई कैन रिड्यूस डेल्टा वन बाई ऑपरेशन, है ना, रो कॉलम ऑपरेशन। तो इजिली आइडेंटिफाई किया मैंने कि C1 पर ट्रांसफॉर्म करते हैं, C1 माइनस वाई C2 माइनस ZC3। इफ आई अप्लाई, तो देखो व्हाट हैपन, सभी समझ रहे होंगे कि सर ये कैंसिल हो गया, ओनली A1x A2x A3x रिमेन। तो मानते हो बाई ऑपरेटिंग दिस, मैं डायरेक्ट एक ही स्टेप लिखना चाहता हूं, है ना, तुम लोग समझ पा रहे हो कि सर A1x A2x A3x B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ऑब्जर्व कर रहे हो कि x कॉमन आ गया एंड आई नाउ गेट x डेल्टा, दिस इज द रिजल्ट आई गेट। बस अब तो तुम फॉलो कर गए कि सर सिमिलरली, है ना, इसी तरह से हम प्रूव कर ले जाएंगे कि जो डेल्टा टू आता है वो वाई डेल्टा आता है, और जो डेल्टा थ्री है वो जेड डेल्टा है। इसमें अब कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए। 20 सेकेंड्स क्विकली।
copied quickly, done. Okay, so now about system of equations. तो अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं वापस। वो रिजल्ट को दिमाग में रखना, डेल्टा 1 इज डेल्टा एक्स, है ना। तो वहां से मैं पॉसिबिलिटी पर बात कर रहा हूं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन व्हेन, ठीक है। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन यू कैन फाइंड कंडीशन कि सर डेल्टा इज नॉट जीरो। अगर डेल्टा नॉट जीरो है तो आई हैव यूनिक सॉल्यूशन, और इवन मैं वो सॉल्यूशन सेट भी आपको दे देता हूं। दैट सॉल्यूशन सेट एक्स वाई जेड कम्स आउट डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। तुम अच्छी तरह समझ रहे हो कि सर वो जो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 है वो तो सॉल्व हो जाएंगे ना, क्योंकि उसके तो सारे एलिमेंट नोन है। एबीसी दे आर नोन, डीबीसी दे आर ऑल्सो नोन, तो इनकी तो वैल्यूज निकल आएगी ना। डिटरमिनेंट की वैल्यू तो मुझे निकालनी आती है ना। तो मेरे ख्याल से ये रिजल्ट फॉलो हो गया कि why do we get unique solution when delta is not zero, है ना। now let us talk about अगर डेल्टा जीरो है तो व्हाट, डेल्टा जीरो होने पर क्या होगा। तो तुमने ये रिजल्ट तो परमानेंट निकाले थे ना कि सर ये रिजल्ट परमानेंट है, डजेंट मैटर कि यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। तो ये बात तो इंडिपेंडेंट सॉल्व हुई थी बगैर किसी कंडीशन को ध्यान रखे, ठीक। तो नोटिस हो रहा होगा कि अगर डेल्टा जीरो हो जाए और साथ ही साथ, क्योंकि डेल्टा जीरो होते ही तुम देख पा रहे हो कि सर ये राइट हैंड साइड बिकम जीरो, और साथ में डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सब जीरो हो जाए, अगर ये ऑल गेट बिकम जीरो, देन तुमको फील हो रहा होगा कि सर ये तो x के इंडिपेंडेंट हो गया आंसर। जीरो इक्वल टू जीरो, वॉट एवर एक्स यू टेक, जीरो इक्वल टू जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो, सही है बात। तो इन दैट केस वी गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इजी। अगर ये ट्रू है तो अब ये जो पॉइंट मैंने अभी भी डिस्कस किया ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, एक हल्का सा एक्सेप्शन है। तो उस एक्सेप्शन को थोड़ा समझना है ना। अगर तुमने कॉन्करेंसी ऑफ स्ट्रेट लाइन कभी पढ़ा है तो तुमको सब कुछ रिलेटेड सा लगेगा कि सर वैसा ही कुछ यहां भी है ना। जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हाउ जीरो अपॉन जीरो। अरे चिंता मत कर यार, जीरो अपॉन जीरो तुमको सॉल्यूशन थोड़ी निकाल के दिए मैंने, बस मैंने कहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैंने एक्स निकाल के थोड़ी दिखाया है कि व्हाट इज योर एक्स। ओके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में आंसर कैसे निकालते हैं उसकी चिंता मत करो, दे आर इनफाइनाइट। नाउ पॉसिबल है कि यू हैव इक्वेशन लाइक दिस, and I ask you to solve common solutions to find xyz satisfying all। तो ये रिजल्ट देख रहे हो, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या तुम ब्लाइंडली देख के बोल सकते हो
ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को देख के कि सर इसके तो आंसर ही नहीं आएंगे। ये दो इक्वेशन को देखो ध्यान से, ये तो पैरेलल प्लेन है ना। या ऐसे ही देख लो कि सर ये 2x माइनस वाई माइनस जेड 1 लिखा है और यहां कहना सर 2x माइनस वाई माइनस जेड 3/2 लिखा है। तो यार सेम क्वांटिटी 1 के बराबर सेम क्वांटिटी 3/2 के बराबर कैसे संभव है ना। तो ये एक्चुअली नो सॉल्यूशन है कि नहीं, कि देयर इज नो सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग ऑल थ्री, इन तीनों को सेटिस्फाई करने वाला नो सॉल्यूशन है। लेकिन अगर तुम फॉर्मूले में जाके सोचोगे ना कि सर डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, तो ये सब जीरो आ रहे हैं। चाहो तो निकाल के देख लो कि डेल्टा 2 माइनस 1 माइनस 1, 4 माइनस 2 माइनस 2, 6 माइनस 3 माइनस 3, ये जीरो है। क्योंकि मैं अगर यहां से 2 कॉमन ले लूं, यहां से 3 कॉमन ले लूं, तो दिख रहा है कि आइडेंटिकल रोस, सही है। और अगर मैं बात करूं कि डेल्टा 1 की, तो डेल्टा 1 में तुम समझते हो ना, ऐसे समझ लो सर ये 1 2 3, ये भी 1 2 3, ठीक। तो अब मुझे बताओ जब मैं डेल्टा 1 की बात करूंगा तो तुमको लगता नहीं कि सर डेल्टा 1 में ये रो चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, है ना। लेकिन अभी भी आपके ये 2 रो तो रहेंगे एज इट इज, और ये 2 एज इट इज होने से क्या तुमको आंसर अभी भी 0 मिलेगा? जल्दी से हाँ बोलो, बोलो भाई, एग्री कि डेल्टा 1 ऑल्सो इज 0। अगर मैं कहूं कि डेल्टा 2, तो डेल्टा 2 में यू विल से कि सर ये हट जाएगा, इसकी जगह कुछ नए एलिमेंट आ जाएंगे, है ना। लेकिन अभी भी ये 2 कॉलम सेम है, और ये 2 कॉलम तुमको आइडेंटिकल दिख रहे होंगे कि सर यहां से 2 बाहर निकाल दीजिए कॉलम से, और यहां से -1 बाहर निकाल दीजिए, तो देखिए 1 2 3 1 2 3। तो मेरे ख्याल से फॉलो कर पा रहे हो कि एक्चुअली जो फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है वो ये सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन आंसर क्या आ रहा है? नो सॉल्यूशन, राइट। इवन जितने लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ी है, ठीक है, वो लोग जानते हैं कि सर ऐसा ही स्ट्रेट लाइन की कॉन्करेंसी में भी होता है कि जब हम पैरेलल लाइंस की इक्वेशन देते हैं ना, 3 पैरेलल लाइंस, तो उसमें भी कॉन्करेंसी में तुमको याद है ना कि सर हम लोग डिटर्मिनेंट 0 चेक करते हैं। बाकी पढ़ना आराम से स्ट्रेट लाइन में, क्यों टेंशन लेते हो, ठीक है। जो लोग पढ़े वो लोग समझे कि यहां सा ध्यान है 3 स्ट्रेट लाइंस की कॉन्करेंसी। वहां भी तुमने नोटिस किया होगा कि अगर 3 पैरेलल लाइंस दे दी जाए तब भी डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, जबकि तुमको पता है 3 पैरेलल लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट। समझ गए? तो कुछ ऐसा ही एक्सेप्शन यहां भी था, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हो कि यार ये तो एक्सेप्शन हो गया। आज तक सुना था कि सिर्फ लेकिन एक्सेप्शन हर जगह होते हैं ना, खाली आईओसी में ही एक्सेप्शन होते देखा था, बट अब मैथ्स में भी एक्सेप्शन मिलता है। ओके, नाउ इफ डेल्टा इज 0, है ना, एंड एटलीस्ट 1 of delta 1 2 3 is non-zero, कम से कम एक, सही है, ये बात क्लियर। डेल्टा 0 है एंड आउट ऑफ 1 2 3 एटलीस्ट 1 इज नॉन जीरो। तो फील कर गए यहां से, यहां से फील हो गया कि यार ये नॉट जीरो है और ये 0 है, तो क्या ये सिचुएशन इम्पॉसिबल सिचुएशन नहीं हो गई कि योर वन साइड इज नॉन जीरो एंड वन साइड इज 0? तो इट मींस दिस इक्वेशन डजंट होल्ड। तो क्या मैं बोलूं नो सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन। क्विकली, इजी। तो आई थिंक यू कैन रिमेंबर the condition for unique
सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक थोड़ा सा अजीब सी बात बताता हूं। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन और वो कहता है सॉल्व, तो तुमको सॉल्व करना फट से आ गया कि सर ये रहा आंसर। ठीक है, फट से इजी आंसर आ गया। लेकिन हो सकता है कि वो तुमसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी कहे कि सॉल्व करके दो, है ना, तो परेशान हो गए ना कि सर ये इनफाइनाइट आंसर कैसे निकालेंगे हम, राइट। तो उसमें तुमको क्या करना है, मैं तुमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बता रहा हूं जस्ट। ठीक है, कि इफ वी आर सपोज टू फाइंड आंसर, तो पहली बात तो तुमको यह समझना है कि सर जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं ना, वो तीनों आपस में इंडिपेंडेंट नहीं होते कि कुछ भी मर्जी हो ले लो, कि मैं तो इनफाइनाइट है तो मैं एक्स को लूंगा पाई, वाई को लूंगा क्यूब रूट 2 और जेड को लूंगा 2/7। यार इनफाइनाइट सॉल्यूशन में ये मेरा वन ऑफ द आंसर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, देयर इज अ डिपेंडेंस बिटवीन देम, उसमें कुछ डिपेंडेंस होती है, राइट। तो ये गलत है। तो तुमको कैसे आंसर लाना है, तो आंसर तो इनफाइनाइट होंगे, राइट। तो व्हाट यू डू इज, 3 इक्वेशन में किसी एक को फिक्स कर लो। यूजुअली लोग जिस तरह से आंसर करते हैं वो बता रहा हूं। दे से दैट कि सर किसी को मान लो, लेट z इक्वल टू k, है ना, z को k मान लिया, और फिर कहते हैं कि नाउ सॉल्व फॉर x एंड y इन टर्म्स ऑफ k। तो अब तो तुम जानते हो कि सर x और y सॉल्व करने के लिए मेरे को आपको 3 इक्वेशन आपको देने की जरूरत ही नहीं है, आप तो कोई 2 इक्वेशन से काम कर लो। तो a1x b1y d1 माइनस c1k। ठीक है, एंड नाउ फ्रॉम हियर वी ऑब्टेन x इन टर्म्स ऑफ k, y इन टर्म्स ऑफ k। ये एक यूजुअल प्रैक्टिस है आंसर देने की, है ना। अब देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में कुछ भी संभव है ना। हो सकता है कि जो तुम्हारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसा निकले बताता हूं। कि हो सकता है तुम कहोगे सर आपने z को k माना ना, मेरी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में तो z फिक्स आ रहा था कि सर z5 परमानेंट। तो हो सकता है तुम्हारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन सेट कुछ इस तरह का आ जाए, लाइक दिस इज योर xyz, एंड व्हाट अबाउट k, k इज एनी रियल। ठीक है, तो वो बेसिकली मेरा ये कहना है कि ये जो कुछ भी है ना, ये तुमको जब प्रॉब्लम आएगा ना तो वो दिख जाएगा कि सर मेरा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन था उसमें मैनिपुलेशन से डायरेक्ट दिख रहा था कि जो z है ना, z वो हमेशा 5 ही आ रहा है, वो केवल और केवल 5 हो सकता है। समझ गए। तो इसलिए मैं किसी बात को रिजिड होकर के नहीं कह सकता कि यार z के y इन टर्म्स ऑफ के, z इन टर्म्स ऑफ के, ये हमेशा आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। दिस इज वन पॉसिबिलिटी, एक संभव, ज्यादातर केस में ऐसा हो जाता है ना। लेकिन कुछ केसेस में तुमको ऐसा भी होता दिखेगा कि सर z तो वेरी ही नहीं हो रहा था, z तो कांस्टेंट निकल रहा था, है ना, और हो सकता है y कांस्टेंट निकल रहा हो, कुछ भी हो सकता है यार। तो बेसिकली के को जो हम सोच रहे थे कि के कैन टेक एनी रियल, वो z के लिए, यार समझो ना बात को, है ना। z इज के इज 5 क्यों बोल रहे हो, अगर z को k 5 बोलोगे तो फिर तो x और y तो फिक्स हो गए ना यार, फिर वो वैरी कहां हुए कि सर k के अकॉर्डिंग चेंजिंग है, फिर तो वो भी फिक्स हो गए। तो यूनिक आंसर थोड़ी है ये, इनफाइनाइट है, कोई तो चेंज होना चाहिए कि सर चलो z फिक्स हुआ है लेकिन x और y चेंजिंग है ना, तो कोई तो चेंजिंग होना ही पड़ेगा। तो वो जो भी होगा वो इक्वेशंस में हो जाएगा। ठीक, तो ऐसी ऑब्जर्वेशन मुझे दिख जाएगी।
चलो भाई, तो आई थिंक आइडिया ऑफ इनफाइनाइट यूनिक इज क्लियर, है ना। नाउ अनदर टर्म आई वांट टू टेल, दैट इज थोड़ा डेफिनेशन से ही रिलेटेड है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। A system of equations is consistent is said to be consistent if it has at least one solution. अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कम से कम एक सॉल्यूशन है तो उसे कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। तो बेसिकली तुम समझ गए, यूनिक सॉल्यूशन if the system has unique solution or the system has infinite solution, then it will be called consistent system। ठीक है, and inconsistent is simply no solution। system which is not consistent is called inconsistent, है ना। system having no solution, रौनक शायद मैंने तुम्हारी बात का जवाब लिख रखा है ना। ठीक, और शायद मैंने अभी बात क्लियरली बोली भी थी कि कंसिस्टेंट सिस्टम कब कहलाता है। ठीक है, तो आई थिंक यू गॉट द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, ये सारी बातें समझते जाओ, क्योंकि मैं मैट्रिसेस में कुछ भी रिपीट नहीं करने वाला हूं। ठीक है, वापस से तुमको ये डेफिनेशंस फिर से नहीं बताई जाएंगी, वहां पर सिर्फ एज ए फॉर्मूला जाएगा, राइट। आइडिया क्लियर है ना। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट homogeneous system of equations। now what is a homogeneous system? homogeneous किसे कहते हैं? system of equations like this। दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस। ठीक है, ये केवल सेम डिग्री के टर्म्स ले रहा है, देख रहा हूं, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, जबकि पिछले केस में जब D1 D2 D3 में से कम एक नॉन जीरो था आउट ऑफ D1 D2 D3, तो उसमें 0 डिग्री टर्म भी आ गया था कि सर 2 तो 0 डिग्री कहलाएगा, है ना। दिस इज अ होमोजेनियस सिस्टम। अब मुझे बताओ, तुमको लगता नहीं कि ये जो सिस्टम है ये हमेशा कंसिस्टेंट सिस्टम है? बोलो, ये हमेशा कंसिस्टेंट है कि नहीं? क्योंकि ओरली तुम सोचोगे तो बात समझ में आएगी कि सर 0,0,0 तो मुझे सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा है। इफ यू टेक x y z ऑल 0, दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो आई कैन इजिली सी कि कम से कम एक आंसर तो गारंटी है इस इक्वेशन का, सिस्टम का, है ना। तो इसका मतलब तुम समझ गए कि इसमें आपसे वो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट तो एक्सपेक्ट नहीं करेगा, है ना। अब जब सिस्टम कंसिस्टेंट है तो तुम जानते हो ना
कि सर सिस्टम कंसिस्टेंट होने पर दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो यूनिक या इनफाइनाइट, है ना। या तो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन या इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, राइट। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको तुम नोटिस कर सकते हो कि सर इसका डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 मुझको ओरली दिखाई दे रहा है कि वो 0 होगा, दिख रहा है। सारी बात इस डेल्टा पर आके रुकती है। अगर डेल्टा 0 हुआ तो इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सही है। और अगर नॉन जीरो हुआ तो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। और मानते हो यूनिक सॉल्यूशन, ये तो सॉल्यूशन गारंटी है, तो वो यूनिक सॉल्यूशन यही हुआ ना, ठीक है। तो अगेन मैं तुमको एक टर्म पढ़ा देता हूं, कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सेट whose all variables are 0, this is called trivial solution। ये सेट ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। इसी तरह से नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, at least one of xyz not 0, then that solution is called non-trivial solution। ये सॉल्यूशन ही तो है, xyz की जो वैल्यू है that is a solution। तो एनी आंसर, कोई भी आंसर जिसमें xyz तीनों 0 नहीं है उसको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। तो अब मुझको सोच के बताओ, ये जो होमोजेनियस सिस्टम है, तुम ओरली समझ गए कि सर इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन तो परमानेंट है, दिस इक्वेशन ऑलवेज हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना। लेकिन अगर तुमसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस सिस्टम, फॉर होमोजेनियस सिस्टम, गिवन सिस्टम, to have non-trivial solution also। ओनली नॉन ट्रिवियल तो मैं कह ही नहीं सकता, क्योंकि अकेला नॉन ट्रिवियल तो संभव ही नहीं है सर, ट्रिवियल सॉल्यूशन इज ऑलवेज देयर, है ना। तो जैसे ही मैंने कहा कि मुझे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी चाहिए, तो तुम समझ गए कि सर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन में जाना पड़ेगा, है ना। यू कैन नॉट अफोर्ड यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि अगर यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो सिर्फ ट्रिवियल होगा। समझ पा रहे हो कि सर यूनिक सॉल्यूशन तो 0 0 0 विच इज ट्रिवियल। तो क्योंकि आपको नॉन ट्रिवियल चाहिए तो आपको इनफाइनाइट पे जाना पड़ेगा, तो यू हैव टू मेक डेल्टा 0। इजी। सो दिस इज द कंडीशन फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। समझ गए। तो तुम लोग समझ गए कि सर अगर खाली ट्रिवियल चाहिए तो डेल्टा नॉट 0। इजी। क्विकली, आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। बस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता, ठीक है ना। बस अब एप्लीकेशन देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अरे मैं मिक्सिंग नहीं करता हूं, मुझे मत समझाओ यार क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है ना। सर एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज पता ही नहीं है कि एडजॉइंट जो है वो मैट्रिसेस का पार्ट है ना कि डिटर्मिनेंट का, ठीक है। उल्टा सीधा पढ़ाने के लिए मुझको मत फोर्स करो कि सर हम उल्टा सीधा पढ़ते हुए आए हैं और अब हम चाहेंगे कि आप भी हमें उल्टा सीधा पढ़ा दो, ठीक है।
मैं ठीक पढ़ा लेता हूँ, चिंता मत करो। राइट, ओके। जितना रिक्वायर्ड है उतना बता दिया। देखो, मैं इस क्वेश्चन में बिल्कुल मेहनत नहीं करूंगा। खुद से डेल्टा, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री खुद से निकालो फटाफट, क्विकली। कॉपीड, हाँ। कर लो, फिर पीक्यू को भी निकालने की कोशिश करो। ओके, नहीं पूरा लिखो। डेल्टा इक्वल टू 6p, 6 - 3p, तो फैक्टर हो रहा है ना ये। 2 - p, p - 2 इंटू, एक मिनट लिखा रहने दो तुम्हारा, q - 3 है ना, -3p, हाँ यही है। वो तुमने जो लिखा है ना उसको वो कॉपी कर दिया मैंने। ये डेल्टा आया है, मुझे बाकी भी चाहिए, केवल डेल्टा थोड़ी चाहिए मुझे। डेल्टा वन लिखो,
मुझे सबकी जरूरत है। व्हाट इज डेल्टा वन, व्हाट इज डेल्टा टू, व्हाट इज डेल्टा थ्री, मुझे सब चाहिए, तब मैं तुमको आंसर बताऊंगा। नहीं नहीं, आंसर मत लिखो। डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा वन बताओ, डेल्टा वन, व्हाट इज डेल्टा वन? डेल्टा वन इज 30 माइनस, इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं मेरे ख्याल से, इसके भी फैक्टर हो रहे हैं। रुको, 13 माइनस 15p, p माइनस टू अगेन, है ना? अरे वो कहाँ चला गया, ऊपर लिखा था उसने अच्छा खासा। हाँ, 30 माइनस 8q। अननेसेसरी लोग चैट में जो सही जिसने लिखा था उसका ये हटा दिया। रुको, 4pq माइनस 8q, 4pq माइनस 8q, फोर पी क्यू, फोर पी क्यू माइनस 8q माइनस 15p माइनस 15p, ये बताया गया डेल्टा वन, बिल्कुल सही, ये डेल्टा वन है। अब डेल्टा टू, डेल्टा टू जीरो, डेल्टा टू जीरो। अब डेल्टा थ्री, डेल्टा थ्री, अब बस डेल्टा थ्री का वेट है, इतने तो आगे। बता दो यार, डेल्टा थ्री भी बता दो। p माइनस टू, p माइनस टू। ओके, अब तुम लोग सब लोग अपना मैच कर लो कि सर ये रिजल्ट्स हैं। अब इफ आई टॉक अबाउट यूनिक, यूनिक तो सबसे इजी होता है, डेल्टा नॉट जीरो, यूनिक आंसर, है ना? तो आंसर टू दिस p नॉट इक्वल टू 2, तो मेरे ख्याल से p का आंसर ऑल रियल एक्सेप्ट 2, और q का आंसर नॉट 3, ऑल रियल एक्सेप्ट 3। मानते हो? दिस इज यूनिक। नाउ कम टू इनफाइनाइट। चलो इनफाइनाइट की बात करते हैं। इनफाइनाइट के लिए मानते हो ऑल जीरो, सबको जीरो करना है। तो अब यहां पर डेल्टा को जब मैंने जीरो किया, व्हेन आई मेक डेल्टा जीरो, तो मानते हो देयर आर टू पॉसिबिलिटी, p इज 2 और q इज 3। इज इट क्लियर? इफ यू गो फॉर p इक्वल टू 2, अगर तुम p इक्वल टू 2 पर जानते हो तो तुमको लगता नहीं कि सर ये सारे जीरो हो गए, तो जैसा मैं चाहता था वैसा हो गया, सारे जीरो हो गए। तो p इज 2, देन व्हाट इज द कमेंट ओवर q? कहना सर q बिलोंग्स टू r। मैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन का आंसर लिख रहा हूं। अब यार कोई कह रहा है डेल्टा थ्री रॉन्ग है, तो अब मैं और डेल्टा टू लिखवा रहा है 8q माइनस 3, पता नहीं, मुझे लगता है सही लिखवाया है। ठीक है ना? सही सही बताया ना? अब कोई नहीं, अब एज्यूम कर लेते हैं कि ये सही है। ठीक है, अब वो जयदीप कह रहा है कि डेल्टा थ्री गलत है। ठीक है, और भी कुछ लोग कह रहे हैं, तो इसमें इंटरचेंज है क्या कोई? ठीक है, यही है, चलो बस ठीक है, लेट अस एज्यूम इट टू बी करेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू इट आंसर करते हैं। ठीक है, डेल्टा टू कैन नॉट बी जीरो। यार मेरे पास लिखा होता तो मैं देख लेता, मेरे पास मैं कुछ लिखता हूँ नहीं, रुको एक मिनट देखने दो। डेल्टा टू p माइनस टू सही लिखा है, डेल्टा थ्री में बस एक शायद इसने ये p माइनस टू की बजाय शायद 2 माइनस p है शायद। नहीं नहीं, डेल्टा टू तो गारंटी जीरो। अरे मत बोलो यार, रहने दो, मत बोलो। ठीक है, जो जो चल रहा है चलने दो, राइट? ओके, तो आई थिंक इनफाइनाइट सॉल्यूशन में ये समझ में आया कि सर p को 2 लेने पर q कैन बी एनीथिंग, है ना? अब बात करते हैं Q3 की, कि इफ आई गो फॉर Q3, तो अब मुझे बताओ अगर मैंने Q को 3 लिया, इफ Q इज 3 तो 0, लेकिन इन सबको 0 करने के लिए
तुम फील कर पा रहे हो कि सर आपको P2 लेना पड़ेगा, P2, तो तुमको ऐसा फील नहीं हो रहा है? नहीं, मैं कुछ चेक नहीं कर रहा, कुछ भी चेक नहीं कर रहा मैं, ठीक है, क्योंकि आंसर उससे आ रहा है। बस ज्यादा से ज्यादा ये क्वांटिटी माइनस ऑफ P-2 आई होगी, इससे ज्यादा नहीं हुआ होगा। 2 - P है, चलो ठीक है। ये है डेल्टा 3, ठीक, बस अब इससे ज्यादा करेक्शन अलाउ नहीं कर रहा मैं। चलो, तो अब मुझको एक बात बताओ, क्या तुमको फील हो रहा है कि सर ये जो आपने Q=3 को अलग से चेक किया कि Q=3 होने पर P को 2 होना पड़ेगा, ये आंसर ऑलरेडी इसमें कंटेंट है? सोचो, इसमें ये आंसर ऑलरेडी कंटेंट है कि नहीं, है ना? तो इसको मैं अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं बची ना, कि सर इसमें जब P को 2 लिया आपने और Q बिलोंग्स टू R, तो उसमें Q=3 इज वन ऑफ द केस। तो आई थिंक आंसर टू सेकेंड, बस इतना लिख के छोड़ दूं कि सर इसको अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिमाग में गया? नाउ कम टू नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन में ये तो गारंटी इंश्योर हो गया कि सर P को 2 मत लेना, P को 2 लेने से सारे 0 हो जाते हैं, सही है। अब अगर P को तुम 2 नहीं लोगे तो फिर डेल्टा को तो 0 करना मस्ट है ना, तो इसका मतलब है Q3 ये तो फिक्स हो गया कि सर Q को 3 तो होना पड़ेगा। नाउ व्हाट अबाउट P, व्हाट अबाउट P? तो कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर P कैन टेक एनी वैल्यू, है ना, एनी वैल्यू एक्सेप्ट 2, क्योंकि 2 पर ये सारे 0 हो रहे हैं और मैं चाहता हूं कम से कम एक नॉन 0 हो जाए। तो P बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 2। मेरे ख्याल से बात समझ में आई, है ना? तो एक ही बार में तुमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्लियर हो गया ना, इनफाइनाइट, यूनिक, नो सॉल्यूशन, इज ऑल क्लियर। जल्दी करो, थोड़े से क्वेश्चन और करने, है ना, आज चैप्टर एंड करें। ओके, डन, क्विकली फटाफट करो। अरे फैक्टर बनाना तो बहुत सिंपल होता है यार। अल्फा बीटा, अल्फा एंड बीटा आर देयर, मेक फैक्टर। फैक्टर के लिए करना क्या होता है? दो टर्म को क्लब करना होता है, और क्या। और फिर जो उन दो टर्म में बने वही फैक्टर बाकी के दो में जबरदस्ती बनाना होता है। अरे टाइम लगने की जो प्रॉब्लम तुम लोग बार बार कहते हो ना, सर समय लगता है, समय लगता है, उसका सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन है इंक्रीज प्रैक्टिस। और वो चीज जब रिवीजन होता है ना, उस मोमेंट एवरेज से एवरेज बच्चा तक बहुत फास्ट हो जाता है ना। अगर वो एंड तक डटा रहता है तो, भाई कई लोग तो बीच में ही छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन जो एंड तक डटे रहते हैं वो लोग फास्ट हो जाते हैं कि सर पूरे साल फॉलो किया आपको, पूरे साल, फिर आखिरी में आपने फटाफट फ्लो में जब क्वेश्चंस कराए तब वो भी बनने लग गए, और फिर यही आइडियाज जो पहले धीरे आते थे वो तेज आने लग गए। मेरे ख्याल से सभी लोग समझ रहे हैं कि डिटर्मिनेंट को 0 करो सीधा, है ना। तो इसमें तो बिल्कुल समय खराब करना ही नहीं चाहिए। नॉन ट्रिवियल, बस खोल दो, डायरेक्ट खोल दो, मैं तो दिमाग ही नहीं लगाता। अरे कौन समय खराब करे,
साइन 3 थीटा अबाउट दिस कॉलम 28 minus 21. Minor, minus of minor, minus this, minus 7, minus 7, minus 14. जब मैं गलत कर दूं तो बता देना. -1, सॉरी -3, -4, -7. देखना सब कुछ ठीक है, कुछ गलत तो नहीं हुआ है. अब तुम लोग तो जानते हो कि सर आप वो 1 और cos 2 थीटा का तो लगाव है, आप है ना, 1 एंड cos को देखते ही अट्रैक्ट हो जाते हैं हम लोग कि नहीं अब तो लगाना पड़ेगा फॉर्मूला. हाँ सही लिख रहा हो रौनक. साइन 3 थीटा को भी खोल ही देते हैं कि जब सब कुछ साइन थीटा में जा रहा है तो इस बेचारे को क्यों साइन 3 थीटा लिख के बैठे हो. रुको, साइन x 7 भी हटाओ यार कि सर 7 भी हट रहा है. 3 साइन ओ, अब तो बहुत इजी है क्वेश्चन. 4 साइन क्यू 7 आउट -4 साइन स्क्वायर थीटा इज 0. मेरे ख्याल से मैंने सही किया है. तो एक तो साइन थीटा 0 डायरेक्ट आ गया, साइन थीटा इज 0, बाकी क्वाड्रेटिक आ गई. 4 साइन स्क्वायर 4 साइन -3, आराम से फैक्टर करो, -12 -2 +6. अगर मैं सही कर रहा हूं तो बस तो फैक्टर आ गया है. तो 2 साइन थीटा +3, 2 साइन थीटा -1. तो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि सर साइन थीटा -3/2 तो एक्सेप्ट होगा नहीं, तो साइन थीटा इज हाफ. तो आई थिंक फाइनल आंसर, तुमको तो जनरल सॉल्यूशन लिखना आता ही है. बस ठीक है, अब इसके आगे बात नहीं करूंगा मैं, अगला क्वेश्चन करेंगे. यार इतने छोटे क्वेश्चन में क्यों अपन टाइम खराब करें. 5/6 n पाई n इंटीजर. ठीक है, क्विकली. अरे ऐसे एक एक एग्जांपल थोड़ी पुट करना था, π/2 π/3, ठीक है ना, ऑल सॉल्यूशन लिखने थे. क्विकली. कॉपीड, डन. हाँ एक सेकेंड. 2. प्रूव दैट.
क्विकली, चैप्टर फिनिश हो जाएगा, नहीं फिनिश हो गया, ठीक है ना। होमवर्क बताना है ना। जल्दी से अटेम्प्ट करो, तब तक मैं होमवर्क लिख देता हूँ। आई थिंक इन नेक्स्ट क्लास होमवर्क तो वैसे आज के लिए भी था, लेकिन आज मैंने कुछ होमवर्क डिस्कस किया नहीं। इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस ऑल प्रोफिशिएंसी टेस्ट 1, 2 and 3, PT1, PT2, PT3। बाकी जिसका फिनिश हो जाए वो डिटर्मिनेंट में कंटिन्यू कर जाए कि सर मैं एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 सब कर सकता हूं, ठीक है ना। तुमको स्टॉप करने की जरूरत नहीं है, तुम आगे बढ़ जाओ, क्योंकि चैप्टर एंड हो गया है ना, तो यू कैन फिनिश द शीट। ओके, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। मानते हो डिटरमिनेंट 0 प्रूव करना है, तो इसमें अगर तुम थोड़ा अच्छा ऑब्जर्व करोगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन आएगा। साइन 2a को मैंने a+a पढ़ लिया, साइन c थोड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन है, इसको पाई माइनस a+b के हेल्प से मैं साइन a+b पढ़ सकता हूं। इसी तरह से पाई माइनस डन a+c के हेल्प से साइन a+c। तो कुछ थॉट आ रहा है कि सर ये क्वेश्चन किस आइडिया से बनेगा। बस अब सिमिलरली दिस इज b+b 2b एंड दिस इज a+b। सोचना क्यों, कैसे लिखा मैंने a+b। b+c, c+c, c+b, c+a। अब बस तुम लोग में जो समझदार है वो समझ गया कि सर इसमें कॉमन एलिमेंट आ रहा है। देखिए साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। गलत बोल दिया क्या? साइन ए कॉस सी प्लस साइन सी कॉस ए। तो कॉमन एलिमेंट दिख गया कि सर इसमें तो तीनों में कॉमन एलिमेंट दिख रहा है। वो कौन है? साइन ए एंड कॉस ए। लेकिन तुम तो समझते हो कि सर 2 कॉमन एलिमेंट पहचानने से थोड़ी काम बनेगा, 3 कॉमन एलिमेंट बनने चाहिए। रुको थोड़ा पास में लिखते हैं ना, साइन ए कॉस ए, तीसरा ब्लैंक, तो बस साइन ए कॉस ए कॉस ए साइन ए। तुम समझते हो कि सर 0 0। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। एंड नाउ यू अंडरस्टैंड कि सर ये पूरा रो साइन बी कॉस बी है ना। प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट एक गुड कंसेप्ट है ना। और तुम लोग समझ भी गए कि सर वो एक रो में जैसे ही कॉमन दिखते हैं ना कि यार ये तो फर्स्ट रो में कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, बस वही स्ट्राइकिंग आइडिया है। तो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट कि दिस आंसर इज 0। तो प्रूव्ड सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑल्सो। ओके चलो भाई बाय, जय हिंद। होमवर्क डिटर्मिनेंट PT 1 2 3 एंड यू कंटिन्यू है ना कि सर हम शीट आगे बढ़ रहे हैं। चलो भाई बाय।